उसमें अडानी जैसे पूंजीपति हैं जिनको इस मोदी सरकार ने देश की संपत्ति कौड़ियों के दाम दे दी है। जिस 9 में से 7 सीटें बेईमानी के साथ में योगी सरकार जीत के आई है। विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश के विषय में बात कहूं तो जिस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए रिवॉल्वर लेके लोगों को डराया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं होगी नहीं, पर अगर इंडिपेंडेंट निष्पक्ष जांच अगर हो गई तो कई पुलिस वाले इंक्लूडिंग उनके सीनियर अधिकारी तक नप जाएंगे। ये स्थिति है। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पिछले दिनों इस मस्जिद को लेकर के कोर्ट के आदेश पर सर्वे होता है। सर्वे के कुछ घंटे बाद ही वहां पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ उग्रवादी वहां पर उपद्रवी वहां पहुंच जाते हैं, पत्थरबाजी होती है और जवाब में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कई गोलियां चला देती है और लोगों की जान चली। बताया जा रहा है 5 लोग इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि पुलिस की गोली से कोई भी किसी की भी डेथ नहीं हुई है। कई सवाल हैं इस पर। आप देखिए हमारे पास साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों पर बोलते रहते हैं। सर से सीधा सवाल करूंगी, सर कैसे इस घटना को देखते हैं? पहले ही दिन याचिका दायर होती है, आदेश दे दिया जाता है और जल्द ही एक टीम जो है मस्जिद पर पहुंच जाती है। पहले दिन शांति से सर्वे हो जाता है और जब 24 तारीख को सर्वे टीम पहुंचती है तो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 5 लोगों की जान चली जाती है। देखिए, आप पहले इस देश में जो व्यवस्था चल रही है उसको समझो आप, और वो व्यवस्था क्या है। उस व्यवस्था को अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए वो बता के समझा के गए। अफसोस कि शायद लोग समझ नहीं पाए, और वो ये बता के गए कि हम सारे के सारे चाहे कितने भी पवित्र पद पर बैठ जाएं, पर हैं हम मनुवादी। हमारी मानसिकता मनुवाद से पूरी तरह से ग्रसित है और हम मनुवाद के हिसाब से ही काम करेंगे, और वो उन्होंने किए। तो आप बाबरी मस्जिद का फैसला देखिए, वो भी ऐसा ही था। उसके बाद में SC ST का रिजर्वेशन, उसमें वर्गीकरण किया, वो भी उसी मानसिकता के तहत था। और ये जो ज्ञानवापी मस्जिद में ये जो धार्मिक स्थलों से संबंधित 1991 का एक्ट था, जिसमें सेक्शन 4 में स्पष्ट है कि अब जो भी स्थिति है उसको किसी भी तरह से छेड़ा नहीं जाएगा। 1947 से पहले की जो भी स्थिति रहेगी वो रहेगी, और भविष्य में भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ किसी भी धार्मिक स्थल से नहीं की जाएगी और इस पर कोई बात नहीं होगी। बावजूद उसके ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे कराया गया, रिपोर्ट मांगी गई, जो कुछ वो आपके सामने है, और उसी के बाद एक और फैसला उन्होंने दिया जिसे शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और वो फैसला है सेक्शन आर्टिकल 30 के ऊपर है। प्रॉपर्टी से संबंधित है वो मामला। एग्जैक्ट आर्टिकल शायद मैं मिस कर रहा हूँ, पर वो प्रॉपर्टी से संबंधित है कि जिसमें अधिकार दिया कि स्टेट चाहे तो अपनी वेलफेयर स्कीम के लिए किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकता है। वो मामला उसमें जो वो करके गया है, उसमें अडानी जैसे पूंजीपति हैं जिनको इस मोदी सरकार ने देश की संपत्ति कौड़ियों के दाम दे दी है, उससे कोई आने वाली सरकार न छीन ले, उन सबको प्रोटेक्ट करके DY चंद्रचूड़ गया है। तो ये 4 फैसले, इनसे आप देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आप मन समझ सकते हैं। और जो वर्तमान CJI हैं, और ये जब 24 अप्रैल को इन्होंने जो EVM का संबंधित मसला था, इन्होंने और जस्टिस दत्ता ने इन्होंने मिलकर जो वो डिसाइड किया है, वो बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करता है कि चाहे कितने सबूत दे दो, चाहे कुछ भी आप कह लो, पर हम जिस मानसिकता से हैं उसी मानसिकता के तहत हम लोग काम करेंगे। तो ये जो फैसला आया, या यूँ कहो कि ये जो सर्वे हुआ है, आप देखिए कितनी मतलब सोचे समझे साजिश के तहत है। क्या साजिश की बुनियाद थी किसी भी व्यक्ति को? इसमें 19 तारीख को दोपहर बाद पिटीशन फाइल हुई, 19 तारीख को, और 19 तारीख को ही आदेश देकर दिया गया कि सर्वे कराया जाए। और देखिए आदेश के आते ही शाम को सर्वे हो गया। है ना मजेदार बात? यहाँ तो आप सालों एड़ियां रगड़ते रहिए, आदेश ही नहीं पहुँचता अधिकारियों के पास, और आदेश पहुँच भी जाए तो निकल के नहीं जाते उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ उसी दिन पिटीशन फाइल हुई, विपक्ष को सुना नहीं गया, यानी जो रेस्पोंडेंट है उसको सुना नहीं गया, एक तरफा फैसला कर दिया और उसको लेकर तुरंत वो लागू भी कर दिया गया और जाके शाम को सर्वे हो गया। अब जब सर्वे हो गया तो आप दोबारा क्यों करा रहे हैं? एक बात।
लेकिन जब झगड़ा करना है तो आप दोबारा कराएंगे, तिबारा कराएंगे, जब मन में आएगी आप कराएंगे। उसी के तहत फिर ये दोबारा से कराया गया। और कराया किस तरह से गया? 23 तारीख को नतीजे आए हैं, 24 तारीख को ये आपके सामने हैं। और सुबह ही 6 बजे बड़े आज्ञाकारी हो गए ये जो है आपके जो अधिकारी, एएसआई के अधिकारी, जो जय श्री राम के नारे भी लगा रहा था वहाँ एएसआई का अधिकारी, जो मतलब सुबह ही सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुँच गए। अब तो ठंड होगी, 6:30 बजे तो दिन के भी पैर नहीं निकलते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँच गए। उसके बाद जो हुआ सबके सामने, ये बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत किया गया है और झगड़ा कराने के लिए किया गया है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए गया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा जो कारण है, वो कारण दोबारा सर्वे कराने का जो कारण है वो सीधा है कि 23 तारीख को जो नतीजे आए और उन नतीजों पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश के विषय में बात कहूं तो जिस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए रिवॉल्वर लेके लोगों को डराया, लोगों के बिना अधिकार होते हुए भी, कोई अधिकार पुलिस को नहीं है कि वोटर का आप आई कार्ड चेक करो, उसके बावजूद भी अधिकार होते न होने के बावजूद भी आई कार्ड चेक किए, वोटरों को रोका। कुंदर की जहां पे ये मेरादाबाद का इलाका है, वहां पर जाटव समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को और उनके मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। और यही मीरापुर और जगह हुआ, सब कुछ आपने देखा, सारी वीडियो सामने पड़ी हैं। तो वो जो हल्ला मच रहा है, जिस 9 में से 7 सीटें बेईमानी के साथ में योगी सरकार जीत के आई है, उन सारी चीजों को हल्ला ना मचे, उन सारी चीजों को दबाया जा सके। और जिस तरह से अब लगातार हल्ला मच रहा है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी और सरकार की बेईमानी पर, उस सब से ध्यान भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, उसको दबाने के लिए किया गया। बीजेपी कह रही है कि आप लोग हार गए, उसकी खिस्याट में इस तरीके से सोची समझी साजिश से विपक्ष ने दंगे कराए, खासतौर से सपा का नाम है। नहीं, विपक्ष दंगे क्यों कराएगा? विपक्ष को क्या जरूरत है दंगे कराने की? अगर विपक्ष में इतनी ताकत होती दंगे कराता तो क्या योगी 7 सीटें जीत के ले जाता? फिर 9 की 9 सपा जीतती ना, अगर विपक्ष दंगे कराता तो। विपक्ष नहीं, क्योंकि ये इनकी गुंडागर्दी आज की तारीख में चरम पर है। कोई कानून और संविधान को मान नहीं रहे हैं, इसलिए जो मन में आए कर रहे हैं, जो मन में आए कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी की जीत हो रही है क्योंकि एक है तो सेफ है नारा लगातार जनता को पसंद आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे की बात। बीजेपी की जीत किस तरह से हो रही है आपको आंकड़े मालूम है मैडम? आंकड़े ये हैं कि 101 सीटें महाराष्ट्र में बेईमानी से जीती हैं, 101 सीटें। और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा पहले दिन 20 तारीख की शाम को 5 बजे का जो महाराष्ट्र का आंकड़ा है वो है 58.22%, 58.22%। और वही आंकड़ा रात को 11:30 बजे आता है तो वो आंकड़ा हो जाता है 65.83% के आसपास, इतना आंकड़ा हो जाता है। और उसके बाद वही आंकड़ा और बढ़ता है और वो आंकड़ा 66% पे पहुंच जाता है। मतलब टोटल जो है लगभग 7.83% की बेईमानी हुई है वोटों में। और इनको वोटों में जब कैलकुलेट करते हैं तो 75,97,000 वोटों की बेईमानी हुई है। इतनी बड़ी बेईमानी है। और जितनी सीटों पर जीत के आई है 232 से 234 सीटों पर, अगर उसमें हम इसको कर लें तो 30,000 जो वोटें हैं पर सीट के हिसाब से पड़ते हैं। इतनी बड़ी बेईमानी है, ठीक है, इतनी बड़ी बेईमानी। और आज तक भी इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय तक भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल डाटा अभी तक दिया नहीं है, जारी नहीं किया है। संभल में 5 लोगों की जान चली जाती है, पुलिस कह रही है हमारी गोली से उनकी जान नहीं गई है। कैसे देखते हैं, क्या पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? उनकी जान गोली से गई है ये तो सबको मालूम ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और वो गोली कौन चला रहा है ये भी सबको मालूम है। जितनी वीडियो आ रही हैं आप उन वीडियोस में देख रहे होंगे, पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, राइफल से चला रहे हैं, पिस्टल से चला रहे हैं। किसकी गोली से मर रहे हैं फिर वो? क्या मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये यूं कहो कि जो मस्जिद के पक्ष में जो वहां लोग खड़े हुए या जितने भी लोग हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं? उन्होंने एक दूसरे को मार दिया क्या? नहीं ना। मारा किसने है? ये साफ है कि पुलिस ने मारा है, ये बिल्कुल सही है। और पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली नहीं चलाई। अगर गोली चलाई जाती है तो घुटनों से नीचे टांगों में मारी जाती है, पैरों में मारी जाती है, ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए, और उससे पहले हवाई फायर की जाती है। आपको दिख रहा है ऐसा कहीं हो रहा है? नहीं वाले कह रहे बाकायदा यूं, आप ही देखें यूं करके पुलिस वाला यूं करके रिवॉल्वर चला रहा, और वो जो भर के यूं करके चला रहा, ये सामने से मार रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? इससे ज्यादा और सबूत की बात है? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं होगी नहीं, पर अगर इंडिपेंडेंट
निष्पक्ष जांच अगर हो गई तो कई पुलिस वाले इंक्लूडिंग उनके सीनियर अधिकारी तक नप जाएंगे। ये स्थिति है, मारे वो पुलिस ने है, सीधी साफ बात है। और अफसोस की बात ये है कि जो भीड़ है, जो एमपी हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, और जो पुलिस जिसने ये सब गोली चलाई, सब कुछ किया, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। भाई घटना घटी है ना, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एफआईआर दोनों तरफ से होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी एक नहीं। और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वाले ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि नेताओं के बहकावे में मत आइए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। ये अपने ऊपर लागू करें पुलिस वाले। क्यों योगी के बहकावे में आ रहे हैं? योगी के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? बीजेपी के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? धर्म जाति के आधार पर क्यों कर रहे हैं काम? पुलिस वाले अपने ऊपर लागू करें इस बात को, पब्लिक से कहने से पहले अपने ऊपर करें। कहता ना, ये जैसे मैं उंगलियां दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, मैं उंगली दिखा रहा हूं एक उस तरफ, तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं। यानी पुलिस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि तुम नेताओं के कहने पर किस तरह से काम कर रहे हो, क्या तुम कर नहीं रहे हो ये काम? तो पहले वो अपने आप को संभालें, फिर दूसरे को बात कहें कि नेता के बहकावे पर, इस पे तुम किसके बहकावे पर कर रहे हो? क्या अदालत भी इसके तुम्हारे साथ मिली हुई नहीं है? ये बात तो सिद्ध हो गई है कि इस देश में अदालत, इस देश में आरएसएस, मनुवादी लोग, साथ में जो सरकार है और मीडिया और पूंजीपति, ये पांचों मिले हुए हैं। इनका एक भयानक एक सिंडिकेट, एक माफिया ग्रुप बन गया है, और ये उसी के तहत सारी चीजें हो रही हैं। और अदालत उनके हिसाब से काम करें। अदालतों को जिन पे फैसले देने चाहिए उन पे तो फैसले देते नहीं। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, सालों मुकदमे चलते हैं, और जिसकी कोई वो जरूरत नहीं है, जो कानून मना करता है कि आपको ये काम नहीं करना, उस पे फैसले दे रहे हैं गैर संवैधानिक और गैर। आखिरी सवाल लेती हूँ, एक जाने माने बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू एकता की के लिए यात्रा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो ये 20% है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर 50% हो जाएंगे तो आपके घरों तक, आपकी बेटियों तक को ले जाएंगे। इन सबकी जो बात कर रहे हो, ये सब कुछ उसी का हिस्सा है। ये उसी आरएसएस के, उसी भाजपा के, उसी सरकार के छोड़े हुए लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, और कुछ नहीं जिनका काम है। ये सारे के सारे उसी माफिया ग्रुप के लोग हैं ये सब कुछ। तो इनके विषय में क्या करना है, ये तो यही कहेंगे। लेकिन क्या हिंदू समाज के जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि हिंदू समाज के लोग इसको कर रहे हैं या हिंदू समाज के लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जिनके अंदर सत्ता की हवस है और सत्ता को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं का काम है और किसी का काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे संबल के विवाद को लेकर के। और इस बीच हम यही कहेंगे कि देखिए, मामला पूरी तरीके से सब जुडिशियल हो चुका है। इस पे सभी दोनों पक्षों को जो है शांति से बातचीत करनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट के ज़रिए से क्या कुछ फैसला है। इस तरीके की अफवाहों के बीच जो लगातार नुकसान जान और माल का हो रहा है, उसके लिए कि हर तरीके से दोनों पक्षों को ही पहल करनी चाहिए। बहरहाल, आप भानु प्रताप जी की बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।